तो देखिए, संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। बजट पेश होने के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। मोदी सरकार 3.0 का दूसरा बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे पेश किया है। इसी के साथ 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने वाला ये बजट है। और इसी के साथ देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी आप दिखा रहे हैं, जहां पर 3 नए एयरपोर्ट का निर्माण, राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार, बिहार के बजट के जो प्रमुख ऐलान है वो आपको दिखा रहे हैं इस ग्राफिक के माध्यम से। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मखाना बोर्ड का गठन, मखाना उत्पादकों के लिए विशेष योजना, यानी कि जो मखाना उगाते हैं जो किसान, उनके लिए अब बोर्ड का गठन किया जाना है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है। बिहार के लिए जो बजट है उसकी जो प्रमुख ऐलान है इन ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय से करवा देती हूँ। सीए मनीष गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आईआईए अध्यक्ष ग्रेटर नोएडा राकेश बंसल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र कौशिक सीए अब से कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। राजेश्वर पेनविली अर्थशास्त्री अब से कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मनीष जी आपके पास आते हुए, देखिए आप सीए हैं, देखिए बजट, अगर आज का जो ये बजट आया है निकलकर सभी के सामने, तो मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी से कह सकते हैं, क्योंकि 12 लाख तक की अगर आपकी सालाना आय है तो आप टैक्स फ्री, आपको कोई टैक्स ही नहीं देना है। और ना केवल ये सिर्फ 12 लाख तक के लिए, बल्कि अगर आप हर एक टैक्स स्लैब को देखें तो हर एक टैक्स स्लैब को आपको यहां पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। मनीष जी सर, आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक यू नेटवर्क 10 फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये काफ़ी अच्छा बजट रहा है और एक्सपेक्टेशन से बढ़ के जो है इस बार जो है झोली भर दी गई है आम करदाता की। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो पहले जो स्लैब था वो 7 लाख का था, 7 लाख तक टैक्स फ्री था, उसके ऊपर टैक्स स्लैब थे। तो टैक्स स्लैब में भी इन्होंने रिलैक्सेशन दी है, टैक्स स्लैब भी चेंज किए गए हैं और 12 लाख तक की जो है आय आपने फ्री कर दी गई है। जो नॉर्मल करदाता है उसके लिए 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो स्लैब है वो 4 से अप टू 4 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है। 4 to 8 लाख इट इज 5%, 8 to 12 लाख इज 10%, 12 to 16 लाख इट इज 15%, 16 to 20 lakhs it is 20%, and then 20 to 24 25%, and above 25 lakhs जो है वो 30% कर दिया है। तो टैक्स स्लैब में भी इन्होंने काफी बढ़ोतरी करी है, विच इज रियली अप्रिशिएबल और काबिल तारीफ है कि आज करदाता को काफी इन्होंने राहत का वो दिया है। इसके अलावा जो इन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए जो प्रोत्साहन लाए हैं, जो इन्होंने उसमें जो कोलेटरल फ्री लोन होता था एमएसएमई सेक्टर में, सबसे बड़ा उनके यहाँ जो प्रॉब्लम रहती थी, जो परेशानी आती थी, उनको बैंक में जाते थे, लोन चाहिए होता था सूक्ष्म उद्योगों को, तो लोन लेने के लिए उनको पास कोलेटरल नहीं होती थी, उनके पास अपनी लैंड और बिल्डिंग नहीं होती थी एज कम्पेयर टू बिग कॉर्पोरेशन। तो वहां पे पहले 5 करोड़ तक का ही लोन वो ले सकते थे, जो मैडम निर्मला सीतारमण जी ने बढ़ा के इसको 10 करोड़ कर दिया है। अब हमारे उद्योग बंधु जो एमएसएमई सेक्टर में हैं वो 10 करोड़ तक का लोन विदाउट एनी गिविंग एनी कोलेटरल सिक्योरिटी बैंकों से ले सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा प्रोत्साहन है एमएसएमई सेक्टर के लिए। और जो इनकी टर्नओवर लिमिट थी उसमें भी उन्होंने उसको डबल कर दिया गया है। पहले जो माइक्रो एंटरप्राइजेस थे वो 5 करोड़ की टर्नओवर निकलते ही वो मीडियम स्मॉल में आ जाते थे, और स्मॉल एंटरप्राइज 50 करोड़ की टर्नओवर पार करते ही लार्ज मीडियम में आ जाते थे। तो उस टर्नओवर को भी जो माइक्रो की थी उसको 5 से 10 करोड़ कर दिया गया है, और स्मॉल को जो है उसको 50 से 100 करोड़ तक कर दिया गया है। तो उससे एडवांटेज ये होगा कि जब 100 करोड़ तक की जिनकी टर्नओवर है और जिनकी जो है वार्षिक टर्नओवर है वो इसका लाभ ले सकते हैं, वो 10 करोड़ तक का इसमें लोन ले सकते हैं। तीसरा जो उन्होंने जो बढ़िया अच्छा किया है, जो हमारे स्टार्टअप को, टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, पहले जो है 10 करोड़ तक का ही लोन वोट कलेक्टर फी ले सकते थे 100 करोड़ टर्नओवर पे, अब इसको भी लिमिट बढ़ा के 10 करोड़ की जगह 20 करोड़ तक का लोन उन्होंने कर दिया है। तो जो हमारे स्टार्टअप में जो हमारे नए उद्यमी हैं जो आ रहे हैं आजकल, नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, नए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं जो स्टार्टअप में टेक्नोलॉजी बेस्ड काम कर रहे हैं, उनके लिए भी जो है एक अच्छी राहत की सांस है कि वो 20 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। साथ के साथ माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए
5 लाख तक का एक क्रेडिट कार्ड स्कीम निकाल दी गई है कि 5 लाख तक की लिमिट वो क्रेडिट कार्ड के लिए ले सकते हैं। जैसे किसानों, हमारे किसान बंधुओं के लिए, जो पहले किसान जो होते थे, उनकी जो एक क्रेडिट कार्ड स्कीम होती थी, किसान कार्ड स्कीम होती थी, जिसमें उनको सिर्फ 3 लाख का लोन मिलता था, उसको बढ़ा के भी इन्होंने 5 लाख कर दिया है। तो ओवरऑल बजट काफी अच्छा गया है। एमएसएमई के लिए काफी प्रोविजन है, प्रावधान है उनको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि एमएसएमई हम कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है भारत के लिए, और उसका जो है एम्प्लॉयमेंट में भी काफी बड़ा शेयर है, उसका जीडीपी में भी काफी बड़ा शेयर है, और उनको ये जो राहत देना, ये काफी अच्छी बात है। इसमें एक दो मुद्दे हैं जिसको मैं चाहूंगा कि जो उसमें भी और राहत दे सकते हैं। जैसे कि जो बड़े उद्यमी हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट हैं, कंपनियां हैं, उनमें जो आज की डेट में कॉर्पोरेट टैक्स है वो 30% का है, जो नए कॉर्पोरेट आते हैं। लेकिन जो हमारे स्मॉल बंधु हैं, जो एमएसएमई हैं, ये कॉर्पोरेट में काम नहीं करते, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप या एलएलपी फर्म में काम करते हैं। वहां पे टैक्स रेट अभी भी 30% है। तो ये एक रिव्यू करने वाली बात है मैडम के लिए, कि इसको भी देखें कि जो स्मॉल बंधु हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट हैं, जो स्ट्रांग हैं, वो 25% टैक्स दे रहे हैं, और जो स्मॉल बंधु हैं, जो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, वो उनको जो है 30% टैक्स लग रहा है। तो एक ये है। चलिए ठीक है मनीष जी, और और TCS जानकारी के आपसे अंदर भी लेंगे। काफी जो बात आपने, जहां पर आपको मैं रोक रही यहीं से आप शुरू कीजिएगा, लेकिन उससे पहले और चलिए वापस चर्चा में लौटते हैं। और तमाम गेस्ट जिन्हें मैंने आपसे थोड़ी देर पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, वो सभी गेस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपके पास मैं आऊंगी, आप अपनी बात को वहीं से शुरू कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं राजेश्वर जी के पास एक बार जाना चाहूंगी। अर्थशास्त्री हैं वो, एक बार उनका मैं रुख करूंगी। राजेश्वर जी, इस नए टैक्स स्लैब को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि मिडिल क्लास की तो यहाँ पर बल्ले बल्ले हो गई है। मिडिल क्लास के बल्ले बल्ले के लिए बड़े दिन से मिडिल क्लास जोर लगा हुआ था। हाँ, कि हमें कुछ रियायत नहीं मिल रही, सरकार हमारी तरफ देखने को तैयार नहीं है, और हमारी बात ही नहीं सुन रही है। जो भी बात सुन रही है तो गरीबों की सुन रही है, अमीरों की सुन रही है। अब विपक्ष अमीरों की बात करता था, हम कहते थे हम गरीबों की भी सुनते हैं, अमीरों की भी सुनते हैं, मिडिल क्लास की भी सुनते हैं। और इस बार उसको कन्वर्ट करके भी दिखला दिया गया सरकार द्वारा कि गरीबों की भी सुन रहे हैं, अमीरों की सुन रहे हैं, और मिडिल क्लास को डायरेक्ट राहत दे रहे हैं। वो सीधे सीधे 12 लाख में दिखला दिया, और 12,75,000 उन लोगों के लिए जो सैलरीड एम्प्लॉई है, कि माना जा सकता है कि जो 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम, खास करके जो मेट्रो सिटीज होती हैं, वही मिडिल क्लास में क्राइटेरिया में आना चाहिए। तो वो मिडिल क्लास के उस क्राइटेरिया वाले लोगों का पूरा ख्याल रखा गया। और ये मुझे लगता है कि एक बड़ा साहसिक कदम है। कई लोग कहते थे 8 लाख रुपया, कई लगातार क्लिपें चलती थी अधिकतर चैनलों में कि मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक होगा, लेकिन सरकार ने उठा के सीधे 12 लाख करके 12,75,000 सैलरी के लिए करा वो। और ये जरूर है कि न्यू रेजिम के लिए है। सरकार धीरे धीरे कह रही है कि आप अपने पैसे कैसे खर्च करेंगे, हाँ। आप उसके मालिक हैं, आप उसको डिसाइड करिए कहाँ खर्च करना, कब खर्च करना, कितना खर्च करना, कैसे खर्च करना। अब आप उसकी पूरी तरह से करता धरता है। हम आपको कंपेयर नहीं करेंगे कि इस स्कीम में डालो, उस स्कीम में डालो, आपको जहां अच्छा लगे वहां करो। ठीक है, भूपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीए हैं। भूपेंद्र जी, अब देखिए, अगर जिस तरीके से बात कर ली जाए, सरकार के पास 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जो है अब वो कम आएगा, क्योंकि देखिए 12 लाख तक के लिए बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है, तो इसमें 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जो है अब सरकार के पास कम आएगा। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अब ये पैसा मार्केट में लगाया जाएगा। देखिए, अब सरकार तो इस पैसे को मार्केट में नहीं लगा सकती, अब लगा कौन सकता है? जिनके पास 12 साल की जो साल भर की इनकम है वो लोग लगाएंगे। यानी कि अब वो लोग अच्छे कपड़े पहनेंगे तो वहां पर उन्हें पे करना पड़ेगा। अब वो देखेंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ वो ले चलेंगे। ऐसे में जो ये मार्केट में पैसा जाएगा, इससे कैसे ग्रोथ होगी, जरा ये बताइए। मैम, सबसे पहले तो आप सबका नेटवर्क 10 का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अब मैं ये बताऊं, क्योंकि जो टैक्स का सेविंग होगी इंडिविजुअल्स को, हाँ। वो उनके पास एक सरप्लस फंड होगा, और सरप्लस फंड से वो अपना स्टेटस, अपना लेवल कुछ ऊपर करेंगे। वो किसी भी तरह से इसको खर्च करेंगे, आइदर इन एजुकेशन, आइदर उनके अपना और किसी स्टेटस में, और वही पैसा मार्केट में जाएगा। जब मार्केट में जाएगा तो इनकी परचेजिंग पावर बढ़ी। अगर इनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि यही पैसा ये इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाएगा। तो अगर हम इसको पूरा एक चक्कर माने, एक सर्कल माने, कि एक हमारा पहले एक कॉन्सेप्ट होता था इकोनॉमिक्स में, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, वो ऐसे ऐसे घूमता था। अब यही इसी तरह से इसको डेवलप करने के लिए, अगर इसको मार्केट को रफ्तार पहुंचाने के लिए है
ये गवर्नमेंट को वन टाइम जरूर नुकसान होता है, बट अगर इसको सर्कल को अगर कंप्लीट कर देंगे तो उस सर्कल में क्या होगा, सबकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी हाँ। और इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगा और इसी तरह से हमारी इकोनॉमी को भी बूस्टअप मिलेगा। ठीक है राकेश जी, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा ये बजट? अगर इंडस्ट्री, कैसा लगा आपको ये बजट जो आज पेश किया गया है? इंडस्ट्री के लिहाज से भी ये बजट बहुत स्वागत योग्य है। आम पब्लिक के लिए तो ये बजट स्वागत योग्य है ही, क्योंकि हमारी वित्त मंत्री जी ने जो स्लैब्स के अंदर छूट दी है और इनकम टैक्स की फ्री लिमिट को 7 लाख से बढ़ा के जो 12 लाख तक लेके गई है, ये बहुत स्वागत योग्य है। आम आदमी के लिए एक ये बहुत राहत भरी चीज है। रही बात इंडस्ट्री के लिए, तो हम पिछले काफी समय से एक इस बात की भी डिमांड कर रहे थे कि जो एमएसएमई के लिए जो स्लैब्स सरकार ने निर्धारित किए हैं, हाँ। इसमें कुछ चेंजेस किए जाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो कुछ जो सब्सिडीज की स्कीम गवर्नमेंट निकाल के लेके आती है, वो हर स्लैब के लिए अलग अलग होती हैं, और वो कुछ स्कीम जो है बड़ी जो ग्रुप बन जाता है, हमारे मीडियम के लिए जो है ना, वो स्कीम से बाहर हो जाते हैं और उसका लाभ नहीं उठा पाते। जब अगर अपनी इंडस्ट्री का आपने ग्रोथ करनी है, विकास करना है, तो कहीं ना कहीं एक सरकार का सपोर्ट भी चाहिए होता है सब्सिडीज के थ्रू। बिल्कुल। तो वो लेकिन पुरानी स्लैब्स के हिसाब से वो स्कीम का फायदा नहीं उठा पा रहे थे। अब इससे जो है ना, काफी इंडस्ट्रीज उस स्कीम सब्सिडीज के दायरे में आएंगी, अब उसके स्कीम का फायदा उठाएंगी और अपने आगे उत्पादन को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक हो पाई। ठीक है, चलिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार आपसे सवाल जवाब का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देखिए, लगातार हमारी चर्चा इस बजट को लेकर चल रही है। राजेश्वर जी, सीधा आपके पास आते हुए, आप देखिए जिस तरीके से बात कर ली जाए, अगर हम इस नए टैक्स स्लैब की अगर हम बात करें तो 12 लाख तक मैं अब जिक्र नहीं करूं क्योंकि ये टैक्स फ्री हो चुकी है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं कि 12 लाख से लेके जो 16 लाख के बीच में कमा रहे हैं, यानी कि अब इस बदलाव के बाद उन्हें टैक्स जो देना पड़ेगा वो 1,20,000 रुपए देना पड़ेगा। 20 लाख कमा रहे हैं उन्हें 2 लाख टैक्स देना पड़ेगा। जो 24 लाख कमा रहे हैं उन्हें 3 लाख टैक्स देना पड़ेगा, और जो 50 लाख कमा रहे हैं उन्हें 10,80,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अब ये बताइए, इसके बाद जो बचत हो रही है, जो लोगों के जेब में जो पैसा जा रहा है वो कितना जा रहा है, कितना फायदा हो रहा है? क्योंकि टैक्स स्लैब में परसेंटेज की जो है, हमने देखा है कि हर टैक्स स्लैब में जो परसेंटेज है कम किया गया है। ऐसे में जो पैसा बच रहा है, लोगों की जेब में जो बचा हुआ पैसा है, वो कितना पहुंच रहा है? देखिए, दो तीन चीज बात समझने की कोशिश कीजिए कि जो 12-13 लाख रुपए तक है, बेसिकली उसमें ही ज्यादा आपको सेविंग्स है। उससे ज्यादा सेविंग्स आपको उसमें किसी और स्लैब में नहीं है। जो अभी जो प्रपोज वजह से सीधे सीधे करें तो हम 8 लाख वालों में करीब 10,000 मतलब 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 8 लाख, 9 लाख, 10,000, 11 लाख, 12 लाख का टोटल 60,000 रुपए तक मैक्सिमम बचता है एडिशनल टैक्स के हिसाब। ये बात हुई एक टैक्स की। दो चीज आप समझने की कोशिश, जब हम पुराने स्लैब में चलते थे तो हमें कहा जाता था कि आप पीएफ में जमा कीजिए, आप एलआईसी खरीदिए, आप ये कीजिए, तो आपका क्या होता था, आपको 2 पैसे ब्लॉक होते थे। हाँ। आप सिर्फ टैक्स की बात मत कीजिए, आप वो 1.5 लाख या 2 लाख रुपए जो भी आपको एग्जम्पशन मिलती थी, वो पैसे भी आपके कहीं ना कहीं जाके ब्लॉक हो जाते थे। तो आप 50 लाख, आप बेसिकली आप 2 लाख रुपए, मतलब आप 7 लाख रुपए या 5 लाख रुपए जो भी आपकी टैक्स स्लैब जिस भी टाइम के पीरियड का था, उसमें से 2 लाख रुपए एडिशनल आपके ब्लॉक हो जाते थे, जो आपको फंड फ्लो में नहीं मिलते थे। तो हमारे पास अवेलेबल फंड जो है, वो पैसे भी हैं जो 80C में जो हमें एग्जम्पशन मिलती थी या दूसरे किसी प्रोविजन में एग्जम्पशन मिलती थी, वो पैसे भी हमारे पास हैं जिसका हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम चलते हैं, उस हिसाब से अलग अलग स्लैब के हिसाब से है। अगर आप चार्ट चाहेंगे तो चार्ट आपके पास भी मुझे लगता है, तो आप उस चार्ट में देख सकते हैं कहाँ कहाँ बेनिफिट कितना मिलता है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको बेनिफिट। क्योंकि उसके बाद जो आदमी है या सज्जन है या वो मिडिल क्लास में नहीं आते, वो अपर क्लास में आते हैं, हु हैज द पेइंग कैपेसिटी, लेट देम पे दी टैक्स। लेकिन उसमें भी साथ साथ ये है कि न्यू स्लैब में है, उनके ऊपर भी कोई कंपल्सन कहीं से नहीं। ठीक है मनीष जी, कुछ पॉइंट्स पे आप बात कर रहे थे, प्लीज अब अपने वो पॉइंट्स रखिए। सर आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कीजिए।
हाँ जी, थैंक यू। तो मैं जैसे कह रहा था कि जो हमारे स्मॉल उद्यमी हैं, उनके लिए जो वो काम करते हैं, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन नेचर ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप होता है, जिसमें अभी भी टैक्स स्लैब जो है 30% है। उसको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको रिकंसिडर किया जाए, उसको भी जो है एट पार लाया जाए 25% के लिए। दूसरा, जो हमारे साथ जो राजेश्वर जी हैं, जो कह रहे थे कि 80C में जो है अब 2 लाख की जो इन्वेस्टमेंट, 1.5 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी, वो वहाँ पे नहीं कर सकते, और वो दे कैन स्पेंड एज मनी एज दैट मनी विच दे यूज टू इन्वेस्ट, वो पैसा भी वो स्पेंड कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे सीनियर सिटीजन है, जैसे उन्होंने जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसमें उनके स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, उनको एज इट इज रखा गया है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि सब अधिकतर टैक्स पेयर जो है वो नए रेजिम में आए। तो मेरा कहना है जो सीनियर सिटीजन है या सिटीजन है जिन्होंने जो सेविंग ऑलरेडी कर रखी है, और उनको करना पड़ेगा आगे, और करते रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो भी एक सेविंग इकोनॉमी मानी जाती है। हाँ। तो उस हिसाब से भी उनको वहां पे भी थोड़ा सा राहत देनी चाहिए थी, और थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन देना चाहिए था कि दे विल नॉट फील बर्डन, की जो नए टैक्स रेजिम वाले हैं वो एज कम्पेयर दे आर गेटिंग द बेनिफिट, एंड जो ओल्ड टैक्स रेजिम है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनको वहां पे कोई राहत नहीं दी गई है। सिमिलरली जो एक हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता था सेक्शन 24B में, वो 2 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता था, वो काफी टाइम से 2 लाख पे ही पैक किया गया है। अब जिस तरह से वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बढ़ रही है और जिस तरह से लोन अमाउंट बढ़ रहा है, तो हमारा ये हमारे प्री मेंबर ने बजट में हमने लिख के दिया था, ये हमारे तरफ से गया था, आईए की तरफ से भी गया था, कि इसको जो है अब इस अमाउंट को बढ़ा के भी 2 लाख की जगह 3 लाख किया जाए। ये अमाउंट भी अब कम लग रहा है आज की डेट के, आज की सिनेरियो के हिसाब से। सिमिलरली जो इनके अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी, उसको भी इन्होंने सेम रखा गया, 75,000 रखा हुआ है, दो उन्होंने लिमिट बढ़ा के 12 लाख कर दी गई है। लेकिन फिर भी टैक्स पेयर को ये होता है कि जो बेनिफिट मिल जाए वो कम है। तो अगर हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 75,000 को बना के 1 लाख रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दी जाए, तो वो भी एक हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जिसको हम चाहेंगे कि दोबारा से या अगले साल उसको रिव्यू किया जाए। थैंक यू जी। ठीक है भूपेन जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए इस टैक्स स्लैब की अगर बात करें, इसके बाद इकोनॉमी को आप कितना बूस्ट होते हुए देख रहे हैं? और क्योंकि देखिए अगर टैक्स स्लैब में चेंजेस हुए हैं, या तो इकोनॉमी बूस्ट होगी या कुछ ना कुछ इफेक्ट इस पे पड़ेगा, तो किस तरीके से देख रहे हैं इन सब चीजों को आप? हम सबसे पहले तो जो बहुत अच्छा बजट है और बहुत अच्छे नॉर्मल आदमी के लिए, जो मिडिल क्लास को कहते थे कि आप तो सिर्फ डिबेट देखें, आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है। हाँ। एक तो वो चीज अब आ गई है कि आम पब्लिक के लिए, एक मिडिल मैन के लिए बहुत खुशी का ये वो है, वो भी जश्न मनाएगा, और जश्न मनाएगा तो खर्च करेगा। खर्च क्यों करेगा? क्योंकि उसकी सेविंग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब खर्च करेगा, सेविंग होगी, जश्न भी होगा, खुशी का माहौल भी होगा, तो ओवरऑल सबके लिए ठीक हो गया। इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, सब कुछ का सब कुछ अच्छा होगा इसमें। ठीक है राकेश बंसल जी, जैसा कि अभी देखिए भूपेन जी भी कह रहे थे कि देखिए जिस तरीके से, मैडम जैसे आपने कहा कि 1 लाख करोड़ सेव हो रहा है, हाँ 1 लाख करोड़ पे सेव, 1 लाख करोड़ पे जो है गवर्नमेंट को लूज करना पड़ा है ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स। हाँ। तो कहीं ना कहीं 1 लाख करोड़ पे जब स्पेंड होगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास जीएसटी कलेक्शन भी आएगा। हाँ। चाहे वो 18 आए, चाहे वो 12% आए, जब हम स्पेंड करेंगे उस पैसे को, 1 लाख करोड़ को, जो पैसा टैक्स पेयर की जेब में जाएगा, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू लूज, गवर्नमेंट इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट, क्योंकि उसको जीएसटी तो मिलना ही मिलना है उसके बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल। हम आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको खर्चा करेंगे, कहीं पे भी जाएंगे, लग्जरी खरीदेंगे, तो 18% या 12% का टैक्स, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बेनिफिट द गवर्नमेंट। ठीक है राकेश जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए इंडस्ट्री को फायदा ही फायदा है। देखिए जो ये 12 लाख तक की जो बात की जा रही है, जिसे टैक्स फ्री किया गया है, ये लोग देखिए अब अपना जो है इन्वेस्ट करना ज्यादा शुरू करेंगे, क्योंकि अब इनकी बचत हो रही है, तो ये हर जगह पे जो है इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे में इंडस्ट्रीज को जो है बहुत फायदा मिलेगा इससे। जी बिल्कुल, इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, उसको एक ज्यादा बाइंग पावर वाले कस्टमर मिलेंगे। साथ साथ जो इंडस्ट्री को फंड्स भी अगर चाहिए होते तो ज्यादा, जैसे आजकल एसएमई जो सेक्टर है वो भी अपने आईपीओज लेके आ रहा है, तो वो वहां भी लोगों को इन्वेस्ट करने का चांस मिलेगा। इसके साथ साथ मैं एक आपके मंच के हिसाब से एक मंच के से एक बात रखना चाहूंगा कि जब एक हमारे यहाँ जीएसटी इनकम टैक्स के लिए तो गवर्नमेंट ने इस स्लैब के अंदर चेंजेस कर दिए हैं, लेकिन जब जीएसटी एक लाया गया था, हाँ। तब एक बात रखी गई थी कि अगर जीएसटी की कलेक्शन अगर भरपूर अगर गवर्नमेंट के पास आएगी, हाँ। तो जो टैक्स स्लैब्स हैं वो भी हम जो है रैशनलाइज करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी 8 साल गुजरने के बाद भी इस पे कोई ध्यान नहीं दिया है। इंडस्ट्री की बहुत ही एक बड़ी मांग है कि इस टैक्स स्लैब्स को भी जो है ना थोड़ा रैशनलाइज किया जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात,
इंडस्ट्रीज के लिए, एमएसएमईज के लिए जब इंडस्ट्री लगाते हैं तो सबसे बड़ी जरूरत जो होती है वो लैंड की होती है। लैंड के लिए आजकल सारी जो गवर्नमेंट ने अथॉरिटीज बना रखी हैं वो सब इंडस्ट्री सपोर्टिव ना होके प्रॉफिट मेकिंग बन गई है। इंडस्ट्रीज को सॉर्ट आउट करके कि किसको क्या जरूरत है उस तरह से देने की बजाय वो सीधा ई ऑक्शन पॉलिसी लेके आ चुकी हैं। उसमें एक्चुअल जो इंडस्ट्री जो लगाना चाहता है उसको अपनी लैंड मिल नहीं पाती, और ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए जो इन्वेस्टर है वो उसके अंदर आ जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये भी एक डिमांड रहेगी कि इसमें भी कुछ पॉलिसीज में चेंज लाए गवर्नमेंट, और एक ऐसा लैंड बैंक बनाए, हर स्टेट लेवल पे भी बनाए, जिसमें कि जो एक्चुअल जो इंडस्ट्री लगाने वाला है उसको एक आसानी से जमीन मिल सके। ठीक है, चलिए राजेश्वर जी सीधा आपके पास आते हुए जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए इस बजट को अगर अब तक का सबसे अच्छा बजट पर फैसला अगर कहें तो ये बुरा नहीं होगा कि बजट में अब तक का सबसे बड़ा फैसला अगर इसे कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि हम अगर साल दर साल की अगर हम बात करें कि कब किस साल में कितना टैक्स फ्री किया गया, 2005 की अगर मैं बात करूं तो देखिए 2005 में 1 लाख, अगर टैक्स फ्री की अगर हम बात करें तो 1 लाख किया गया। 2012 की अगर मैं बात करूं तो 2 लाख किया गया। 2014 में 2,50,000 किया गया। 2019 में 5 लाख किया गया और 2023 में 7 लाख किया गया और 2025 में 12 लाख किया गया। राजेश्वर जी देखिए, अगर आप मिडिल क्लास की बात करें, आप इनकम टैक्स की बात करें, तो इससे अच्छा बजट अब तक इतना जंप लेके कभी किसी ने नहीं किया, ना किसी ने इतनी दरियादिली दिखलाई। लेकिन कहीं ना कहीं से जाकर के कैलकुलेशन कर करके इस सरकार ने पूरी दरियादिली दिखलाई। और ऐसा नहीं कि सरकार अल्टीमेटली लूज करने जा रही है, जैसा लोगों को, कई लोगों को लगता है। सरकार ने कहा कि 1 लाख करोड़, जैसा आपने खुद भी बोला, कभी शायद किसी ने बोला 1 लाख करोड़ अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं रोटेट हो रहे हैं, उसमें आपको जीएसटी का फायदा आ रहा है। दूसरा, शायद राकेश बंसल जब भी बोल रहे थे बात की, जीएसटी के लिए एक बात हुई थी, तो अभी देखिए जो जीएसटी का ओरिजिनल टारगेट था वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए पर मंथ का था। हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। लेकिन एक जब बनाया जाता तो क्योंकि बीच में कोरोना आया, दूसरे आए, शॉर्टफॉल्स आए, दूसरे तरीके हुए, तो अभी हम उस लेवल को टच नहीं कर पाए हैं, तो क्योंकि कई चीजें अभी भी स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाई है। पूरा टैक्स का कलेक्शन अभी भी नहीं हो पा रहा है। अगर हम कहें टैक्स कलेक्शन, जो मेरी अपनी कैलकुलेशन है, अभी भी हम 60-70% ही एक्चुअल जो जितना टैक्स हमें मिलना चाहिए उतनी ही कलेक्शन कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दी लीकेज एंड लूप होल जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कट डाउन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचा पाए कि जिससे हम स्लैब की हम जो बात कर रहे हैं कि कट डाउन कर दें या जीएसटी स्लैब कम करें। और दूसरा, उसमें अभी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स राज्य सरकारों से नहीं आ रहा है, और जब तक राज्य सरकारें उसके साथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं करेंगी, मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल अलोन कैन टेक एन डिसीजन। तो वो एक जो है ग्रे एरिया रहेगा, उसमें मुझे लगता है भी टाइम लगेगा। धीरे धीरे सब्जी वो सब सेटल डाउन होंगी। और अभी तो 7-8 ही साल हुए, मतलब आप 2017 से बात कर ले तो अभी 8 या 9 साल ही हुए। इनकम टैक्स 1961 में आ गया था, तब जाकर अब धीरे धीरे सेटल हुआ। अब तो ऐसे नया इनकम टैक्स कोड भी आने वाला है, तो चीजें सेटल होने में टाइम लगती है। ठीक है, ये चीजें समझनी चाहिए। और ये भी मान के चलिए कि बड़ा पॉजिटिव, बड़े तरीके से बजट दिया गया है। कई चीजें की गई कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे डेवलप करें, बेरोजगारी कैसे दूर करें, रोजगार के साधन कैसे ज्यादा उपलब्ध कराएं, किसानों की आय बढ़ाई जाए। बार बार हम जो बात करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट एमएसपी की बात करते रहते हैं, मिनिमम सपोर्ट से किसानों को हटा करके उन्हें कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनाने की आदत डालें। ठीक है, भूपेंद्र जी सीधा आपके पास आते हुए, देखिए जो ये सालाना 12 लाख की जिनकी आय है, जिन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया, अगर इनकी बात कर ली जाए तो अब ये अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करें? आप बताइए कि बजट की प्लानिंग अब कैसे की जाए, क्योंकि बजट तो इनकी हो रही है, लेकिन अब कहां पर ऐसी जगह पे इन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, ये एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, अपना एक इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करूं, तो हर फैमिली में अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ प्लान करता है। हाँ। तो फ्यूचर के लिए मेरे हिसाब से कुछ तो से जो टैक्स के रूप में इनको बचा है, कुछ तो इनका टैक्स बचा है, तो इनकी जो परचेजिंग पावर वो बढ़ी है, तो कुछ तो नॉर्मल सी बात है कि वो उस साइड में जाएंगे, कुछ एक्सपेंड करेंगे, खर्च करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक जो सलाह दूंगा हर फैमिली को, हर उसको,
कि अपनी सेविंग में कुछ ना कुछ ये डालें। सेविंग की कहाँ करें, किस तरह करें, ये मार्केट में भी जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी जा सकते हैं, अपने कोई पॉलिसीज ले सकते हैं, जो भी है, ताकि वो कुछ अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करें। उस हिसाब से इस फंड्स को यूटिलाइज किया जा सकता है, जो कि इनके फ्यूचर में काम आए। ठीक है। मनीष, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। अगर 8 लाख वाला 30,000 रुपए बचा रहा है, 9 लाख वाला 40,000 रुपए बचा रहा है, 10 लाख वाला 50, तो 11 लाख वाला 65,000 और 12 लाख वाला 80,000 और 18 लाख वाला 70,000 अगर बचा रहा है, तो कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी सबसे बेस्ट रहेगी? मेरे ख्याल में जो इन्वेस्टमेंट है वो आप अल्टीमेटली सेविंग में ही होनी चाहिए। जो हमारे भूपेंद्र जी ने बोला है कि कहीं ना कहीं वो पीपीएफ में या कहीं पोस्ट ऑफिस में, शेयर मार्केट थोड़ा सा रिस्की हो रहा है। तो आज की डेट में मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि कुछ पैसा जो है, हम जो कहते थे, वैसे तो इकोनॉमी आज की डेट में चेंज हो गई। आज से जो हमारी जनरेशन से पहले जनरेशन थी वो काफी पैसा सेव करती थी, लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है वो 80% खर्चा करती है और 20% सेव करती है। थोड़ी हैबिट चेंज हो गई है, और इसलिए ये भी जो है हमारी इकोनॉमी को ड्राइव करता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पहले सेविंग बेस से कंजम्पशन बेस्ड हो गई है। आप देखेंगे, अगर स्टडी करेंगे यूएसए की इकोनॉमी, तो सारी वहाँ पे जो है पीपल बारो एंड देन स्पेंड, एंड दैट इज व्हाई द मनी इज रोटेटेड वेरी फास्ट। और उसकी वजह से अगर मेरी खर्चा करूंगा तो किसी की इनकम होगी, मेरी किसी की इनकम होगी, वो खर्चा करेगा तो दूसरे की इनकम होगी। तो इस तरह से वो रोटेशन होता है, और कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में आपकी जीडीपी भी ग्रोथ होती है और प्रोडक्शन भी ग्रोथ होता है, क्योंकि प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर है उनको भी एडवांटेज मिलता है, उनको भी एक सिल्वर लाइनिंग मिलती है कि वो भी प्रोड्यूस करें और बेचें। तो ये अच्छा है कि हम लोग जो जो सेविंग हो रही है 80 यहाँ पे सेव हो रहा है 12 लाख रुपीज। बट मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जिसकी इनकम 12 लाख तक ही है, उनको ही इसमें 80,000 का फायदा मिलेगा। अगर वो 12 लाख 1,000 पे जाता है, उस केस में उसकी जो सेविंग है वो कम हो जाती है। जैसे आपने बताया कि बढ़ जाएगी, तो उसकी जो 87 एम डिडक्शन मिलती है 80,000 की, वो नहीं मिलेगी। फिर सिलाल बच जाएगा तो उसको बेनिफिट कम मिलेगा। तो ये जो बेनिफिट है, ये उन्हीं छोटे आयकर दाता को है जिनकी सालाना इनकम 12 लाख से कम है। तो ये जो पैसा बचा हुआ है, इसमें कुछ पैसा डेफिनेटली दे विल लाइक टू स्पेंड फॉर देयर luxury or for their relaxation or tourism. But we would require that some part of the money they must save for their future, for their insurance, for their retirement benefit. ठीक है सर। राकेश जी, सीधा आपके पास आते हुए, अगर इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, अगर हम पिछले बजट को उठाकर देखें और इस बजट को अगर हम उठाकर देखें, तो कितना अंतर आप पाते हैं? राकेश, इंडस्ट्री के लिए बहुत सपोर्टिव आया है। आवाज मिल रही है सर आपको? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, रखिए आप अपनी बात। जी जी, इंडस्ट्री के लिए बहुत सपोर्टिव है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत खर्च करने में लगी हुई है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि गवर्नमेंट का ध्यान इस वक्त इस ध्यान की तरफ भी गया है कि जैसे उन्होंने एमएसएमईज के लिए जो स्लैब भी चेंज करी हैं, दूसरा स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने जो लोन की फैसिलिटीज वो बढ़ाई हैं। तो बजट काफी सपोर्टिव है एमएसएमईज के लिए, ये मेरा मानना है। ठीक है राजेश्वर जी, देखिए, अगर सभी सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो क्या लग रहा है आपको ये सभी सेक्टर्स के लिए बजट कैसा रहा? और कई लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि अगर सरकार एक हाथ से दे रही है तो देखिए दूसरे हाथ से छीनने का काम जरूर करेगी, अगर यहां से दे रही है तो यहां से निकालने का काम भी सरकार करेगी। राजेश्वर जी, देखिए, जहां कहीं से देंगे पैसा तो वहीं से देंगे ना, आपके यहाँ से आता है, आपके यहाँ से जाता है, ऐसा तो है नहीं। हमारा बजट क्या है? बेसिकली बजट है बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ योर रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज डिफाइन करते हैं, रिसोर्सेज में ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि उसमें लीकेज ना हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे सेस हो, चाहे दूसरे टैक्सेज हो, या तरीके यही है। और दूसरा तरीका होता है कि लोन ले या और कुछ तरीके से ले। तो जो फंड आपके पास आएंगे वो आपके रिसोर्सेज है, और आप उसी को, रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? रिसोर्सेज अल्टीमेटली हमारे और आपके या उद्योगपति या इन लोगों के जेब से ही आते हैं। और इन रिसोर्सेज का हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। ऐसा नहीं है कि आपको वो सेक्टर भी करना पड़ता है जो आपको कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। कुछ भी का मतलब बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे वीकर सेक्शंस होंगे, या गरीब होंगे, या ओल्ड एज लोग होंगे, जो आपको कंट्रीब्यूट तो कम करते हैं, उनको आपको ज्यादा देना पड़ता है। कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो कंट्रीब्यूट ज्यादा करते हैं, उन्हें आप उनको कम पास ऑन करते हैं। उन्हीं सब चीजों में मैच करके आप अपना सोशल, गवर्नमेंट ये करती है कि सोशल ऑब्लिगेशन भी पूरे हो। तो गवर्नमेंट टूवर्ड
जो उन लोगों के लिए जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उनके प्रति भी रहे, और साथ साथ विकास की तरह से भी रहे। जैसे माननीय मोदी जी का लगातार है कि 1947 तक हम वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बन सके, तो उस जो स्टेप है वो एक स्लो स्टेप चलाते रहते हैं। तो ये सरकार, मुझे लगता है, उन सब चीजों में बड़ी अच्छी है। और इन आइसोलेशन न देखा जाए बजट, ऐसा न देखा जाए कि सिर्फ 2025 का बजट कह रहा है, 2026 के लिए रूपरेखा तैयार है, 2024 में रूपरेखा तैयार हो चुकी, और उससे पहले क्या क्या चीजें हुई, वो स्टेप स्टेप वाइज जो चीजें आगे बढ़ती चल रही है। किसान क्रेडिट कार्ड पहले जो 3 लाख रुपए से किया गया, फिर 5 लाख किया गया। स्टार्टअप के लिए जैसे पहले एक किया गया, एमएसएमई के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी गारंटी स्कीम ला करके 5 से 10 किया, या 10 से 20 किया। वो सब चीजें आपको धीरे धीरे उस लाइन पे ला रही हैं कि आपका प्रोडक्शन बढ़े, न्यू कमर्स, न्यू लोग जो है स्टार्टअप में आए और वो बिजनेस में आए, ज्यादातर बिजनेस करें या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जिससे कि आगे साथ साथ टेक्नोलॉजी ड्रिवन, जैसे करीब 500 करोड़ रुपए तो सिर्फ टेक्नोलॉजी के, एआई, जैसे एआई के लिए बड़ा करा जा रहा है कि हमें भी, हमारे पास भी अपना एआई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। उसके लिए भी शायद अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि हम विद इन नेक्स्ट 8 मंथ में करेंगे, क्योंकि वो भी सभी चीजें जरूरी है। और साथ साथ ये जरूरी है कि हमारा सर्विस सेक्टर भी कहीं ना कहीं आगे बढ़े, क्योंकि सर्विस सेक्टर में हमारे साथ बहुत उम्मीदें हैं। हमारे यहाँ के लोग काबिल बहुत है, कम कॉस्ट पे कर लेते हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे और किसी, चाहे स्किल वाली डेवलपमेंट, स्किल वालों की बात करें, चाहे आप साड़ी बनाने वालों की बात करें, चाहे वीविंग की बात करें, चाहे पेंटिंग की बात करें, उनमें स्किल बहुत है। स्किल के लिए साथ उनको सर्विस सेक्टर में वो काम करते हैं, अपने स्किल का यूज ज्यादा करते हैं, तो वो भी एक हमारे लिए प्रोडक्टिव रह सकता है। और सरकार, मुझे लग रहा है, धीरे धीरे उस सेक्टर को भी बढ़ावा दे रही है। किसानों के साथ साथ उनको भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाते, साथ साथ महिलाओं को भी जो मेन स्ट्रीम में लाती जा रही है। और ये बजट उस चीजों को दिखलाता है, ये बजट भी, इससे पिछला बजट भी, तो आने वाले बजट भी मुझे लगता है उसी लाइन पे चले। ठीक है भूपेन जी, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, अगर मैं पुराने टैक्स स्लैब की बात करूं, यानी कि आप 0 से 3 लाख रुपए अगर आप कमाते थे तो आपको 0% यानी कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन वहीं अगर आप 5 से 7 लाख कमाते थे तो आपको 5% टैक्स देना पड़ता था। अगर 7 लाख से 10 लाख आप कमाते थे तो आपको 10% इसमें देना पड़ता था टैक्स। और फिर 10 से 12 कमाने पर 15% आप देते थे, और 12 से 15 कमाने पर 20% आप देते थे, और 15 से ज्यादा कमाने पर आप 30% देते थे। लेकिन वहीं अगर अब ये नए स्लैब को अगर हम देखें, इस नए टैक्स स्लैब को देखें, तो आप ये सोचिए कि ये मिडिल क्लास के लिए तो एक वरदान की तरह साबित हो गया। ना केवल मिडिल क्लास के लिए, बल्कि हर एक स्लैब, अगर आप हर एक स्लैब में अगर आप नजर देखेंगे तो आपको 5-5% कहीं ना कहीं जो है कम दिखेगा। वहीं अगर बात कर ली जाए, ये तो रही वरदान वाली बात कि देखिए एक तरीके से वरदान साबित हो गया। वहीं अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं, एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, तो यहां पर किस तरीके से देख रहे हैं आप इन सब चीजों को? देखिए मैडम, जब इनकम के बेस पे इनका टैक्स जो कम हुआ है उससे इनको बेनिफिट मिलेगा। और अगर मैं देखता हूं कि 8 लाख की अगर इनकम है, उस पे हमारा मोटा सीधा सीधा 30,000 के आसपास, ऐसे ही 10 लाख पे 50,000 का बेनिफिट, ऐसे ही टोटल हमारा ये 1,10,000 तक का बेनिफिट हमें मिल जाता है इंडिविजुअल को टैक्स में। इस इंडिविजुअल टैक्स का जो इनको बेनिफिट मिलेगा उसका 2 तरह से ये यूटिलाइज करें। एक यूटिलाइजेशन ये होगा कि इकोनॉमी को बूस्ट मिले, इनकी परचेजिंग पावर बढ़े और सब कुछ करें। दूसरा बूस्ट इनको ये है कि ये अपनी सेविंग में कुछ इसमें डालें, और सेविंग से अपने परिवार को और उसको अपने फ्यूचर के लिए कुछ देखें। इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों को ही इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर देखा जाए तो भी उनको बेनिफिट मिलता है, फैमिली को मिलता है, और ओवरऑल इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिलता है। तो सबको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा, गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट रूप से जो टैक्स होगा वो मिलेगा, और क्योंकि जीएसटी, अगर कोई इनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, जो परचेज करेगा जीएसटी के रूप में मिलता है। तो इस तरह से ये ओवरऑल डेवलपमेंट है। बट कहीं ना कहीं जहां पे ये देखते हैं कुछ चीजें जो स्ट्रीमलाइन करने वाली बातें हैं, वो ओवरऑल अगर हम देखे जाए तो वो हमारा बजट जो है मुझे बहुत अच्छा लगा है और इंडिविजुअली, और ये बहुत इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। और मैं इसको हर मोदी सरकार को और हम सबको बधाई देता हूँ। ठीक है राकेश जी, देखिए बार बार आप कह रहे हैं कि सपोर्टिव बजट है, बहुत मदद इससे मिलेगी। ऐसे में आप इंडस्ट्री की ग्रोथ को आप किस तरीके से देख रहे हैं राकेश जी? देखिए जब एक इंडस्ट्री को एक
ज्यादा कस्टमर मिलेगा, ज्यादा कैपेबल कस्टमर मिलेगा, हाँ। ज्यादा परचेजिंग पावर वाला कस्टमर मिलेगा। नेचुरल है, उसकी उत्पादन बढ़ाने की उसकी क्षमता यूज होगी, उसको ज्यादा बेहतर ग्राहक मिलेगा। जब ग्राहक अच्छा है, नेचुरली जब उत्पादन बढ़ रहा है, तो अपने आप उसकी इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। मैं नहीं समझता कि इसके अंदर जो है ना कहीं इंडस्ट्री का कोई नुकसान है। अच्छा है बजट, जब आम आदमी के हाथ में जब ज्यादा पैसा आएगा, तो चाहे वो खर्च कर रहा है तो भी इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद है, बचत कर रहा है तो भी बैंकों पे पहुंचेगा, बैंकों से जो है ना डायरेक्ट इंडस्ट्री को लोन मिलने में ज्यादा सहायता होगी। इनडायरेक्टली जो 1 लाख करोड़ की आप जिसे कहा है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम आएगा, हाँ। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जाके वो इंडस्ट्री के पास ही पहुंचेगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए।